Hello students, a very good morning to all of you. My name is Azim and I teach biology at Duty Society Coaching Center. तो बहुत सारे बच्चे हम लोगों से वाकिफ़ होंगे बिकॉज दे हैव स्टडीड प्रीवियसली, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं मेनली उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। देखिए, अब क्लास 10 से आप लोग क्लास 11th में आ गए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपका रिज़ल्ट भी आ गया, इट वाज अ लॉन्ग वेट, और बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम के बाद वो एकदम बोर भी हो गए क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, नया क्लास की पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे। नाउ फाइनली एवरीथिंग इज़ डन, एवरीथिंग इज़ रिजॉल्व्ड एंड आपका रिज़ल्ट आ गया। नाउ इट्स क्लियर दैट यू हैव टू एक्चुअली स्टडी फॉर क्लास 11th, है ना। अच्छा, अब क्लास 11 की स्टडीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक तो आपके स्कूल में आई होप कोर्सेज स्टार्ट हो गए होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो सूनर और लेटर यू विल गेट एडमिशन इनटू इट, बट वी डोंट हैव टू स्टॉप एक्चुअली। हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है ना। तो क्लास 10 से अब क्लास 11th के बीच में देयर इज़ अ ह्यूज गैप, है ना। मतलब क्लास 10 की पढ़ाई ना क्या है, मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट टू मच, मतलब थोड़ा कम है, और उसके कंपैरिजन में जब आप 11th क्लास में आते हैं ना तो वो गैप बहुत ज़्यादा है। क्लास 11th में जो कंटेंट है जो आपको पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा है। तो कई बार इनिशियली बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्लास 10th में तो इतना सा पढ़ा था और क्लास 11th में इतना सारा पढ़ना है। तो देखिए, आपको परेशान नहीं होना है। जिस पोजीशन पर आप हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स आपके साथ उसी लेवल पर हैं, उसी पोजीशन पर हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो बच्चे इस पॉइंट पर घबराते नहीं हैं और इसके साथ साथ मेहनत करते चले जाते हैं, दे गेट यूज टू इट, वो सेट हो जाते हैं उस पॉइंट पर, उस एडजस्ट हो जाते हैं, और एक बार आप एडजस्ट हो गए तो फिर आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बस डर करके भागना नहीं है। अगर आप डर करके उससे हट गए, भाग गए, तो फिर आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। हम लोग ड्यूटी सोसाइटी में एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर क्लास 11th, और initially it's class 11, but hopefully after class 11th you'll be studying over here in class 12th as well. So we can say it's a 2-year program complete, मतलब 11th और 12th का 2 साल का वो कंप्लीट प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग क्लास 11th के ही बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उनके बारे में बेसिकली जो डिटेल्स हैं उसका सिलेबस और उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं। देखिए, जितने बच्चे पीसीबी ऑप्ट किए हैं, ख़ास करके बायोलॉजी वाले स्ट्रीम में, लगभग 95% का जो फोकस है, जो एम है, वो बिल्कुल क्लियर होता है कि दे हैव टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम एंड देन दे हैव टू गेट एडमिशन इनटू गुड मेडिकल कॉलेजेस एंड टू परस्यू एमबीबीएस, है ना। मतलब लगभग 95% बच्चों का यही ड्रीम होता है, यही एम गोल क्लियर होता है। तो अगर आपका भी ये एम है, ये गोल है, तो मैं आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम में लगभग 50% बायोलॉजी का वेटेज है। 180 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस अकेले बायोलॉजी के हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी स्कोरिंग। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पीसीबी लिया है और आप ये सोचें कि बगैर बायोलॉजी के you'll बी डूइंग फाइन और यू कैन क्वालिफाई नीट, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो बायोलॉजी तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, है ना। और मैं साथ में ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट हार्ड वर्क। मेहनत बहुत है लेकिन मुश्किल नहीं है ना। तो ये चीज़ पहले से आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर आपने पीसीबी लिया है और आपका गोल एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, नीट एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, सो बी क्लियर इन योर माइंड दैट यू हैव टू बी वेरी गुड एट बायोलॉजी, है ना। और मैं साथ में ये भी आपसे कह रहा हूँ, ये मुश्किल काम नहीं है, इट्स इजी, है ना। और बस रोज़ जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे क्लासरूम में, वो आप कवर करते जाइएगा। आपको अपने आप पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने पूरा सिलेबस पूरा कवर कर लिया, और विथ वेरी गुड डिटर्मिनेशन इनटू इट, और बहुत मतलब ग्रिप के साथ आपने वो पूरा कर लिया। बस रोज़ाना जो चीज़ें जैसे बताते जा रहे हैं उसको वैसे कवर करते जाइएगा, है ना। तो चलिए, ये मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया कि कैसे क्या करना है। अब हम लोग मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। अपना जो क्लास 11th का पूरा जो सिलेबस है उसमें लगभग 22 चैप्टर्स है ना।
अभी तो मैं सारे चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन फिर आगे जैसे जैसे हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा कि कुछ चैप्टर्स एक्चुअल में सीबीएसई ने और एएमयू के बोर्ड एग्ज़ाम्स में या एएमयू के स्कूल एग्ज़ाम्स ने उसको कैंसिल कर दिया है। तो हम लोगों को जिन टॉपिक्स की ज़रूरत होगी, जिनके ऊपर आगे के चैप्टर्स बेस्ड हैं, तो वो टॉपिक्स तो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हम स्किप कर देंगे तो आगे वाले चैप्टर्स समझ में नहीं आएंगे, है ना। लेकिन ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स जो इंडिपेंडेंट है, जिसकी ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी और वो आपके सिलेबस से कैंसिल कर दिया गया है, तो शायद हम लोग अगर मतलब टाइम का लिमिटेशन होगा तो हम लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं, है ना। और अगर टाइम अपने पास इनफ रहेगा तो एट द एंड विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो, है ना। अगर टाइम रहेगा तो एंड पर उन चैप्टर्स को भी कवर कर लेंगे जो कैंसिल हुए हैं, क्योंकि एक्चुअल में यू नो व्हाट कि अभी कैंसिल हुए आपके स्कूल एग्जाम से, लेकिन नीट के टेस्ट में कुछ अभी पता नहीं, आगे का रेगुलेशन हो भी सकता है कि वो आपसे पूछे जाए, तो है ना, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। So let me tell you that in biology there are 22 chapters which have been distributed in 5 units. 5 यूनिट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन पूरे 22 चैप्टर्स को। तो मैं आपको बता दूं क्लास 11th का जो सिलेबस है क्लास 12 से भी ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा वाइड है एक्चुअली। क्लास 12 में 16 चैप्टर्स हैं और क्लास 11th में 22 चैप्टर्स हैं। कैसे कैसे पूरा सिलेबस जो है डिवाइडेड है बायोलॉजी का, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये 5 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो पहला यूनिट है उसमें हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, याद करिए, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअल में 4 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 किंगडम्स पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। जो तीसरा चैप्टर उसमें किंगडम प्लांटी पूरा, और जो चौथा चैप्टर उसमें किंगडम एनिमेलिया पूरा। तो इस डाइवर्सिटी वाले पार्ट में 4 चैप्टर्स हैं। देयर आर 4 चैप्टर्स इन दिस पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इसका बस मैं आइडिया आपको दे देता हूँ क्या क्या है इसमें। एक पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड। दूसरा जो इसमें चैप्टर है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 किंगडम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले 3 किंगडम जो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई आ जाएगा। फिर तीसरे चैप्टर में पूरा एक किंगडम, किंगडम प्लांटी, है ना, किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम हम लोग कहते हैं। और चौथे चैप्टर में हम लोग किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे। तो ये पहला यूनिट जो है वो पूरा बेसिकली डाइवर्सिटी का है, पहला यूनिट 4 चैप्टर्स। जो दूसरा यूनिट है द सेकेंड यूनिट, इस सेकेंड यूनिट में बेसिकली एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। इस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स का और एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। एक मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एक्चुअली, एक है प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसमें हम लोग पूरा बेसिकली, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, इसमें पूरा प्लांट का एक्सटर्नल फीचर, उनके स्टेम के बारे में, उनके लीफ के बारे में, रूट के बारे में, फ्लावर के बारे में, जो भी चीज़ें बाहर से दिखती हैं दैट्स मॉर्फोलॉजी बेसिकली। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी। जो दूसरा चैप्टर इसमें दैट इज प्लांट एनाटॉमी। इसमें हम लोग प्लांट एनाटॉमी, इसमें सारे प्लांट के टिश्यूज पढ़ेंगे और जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, खास करके जो स्टेम का क्रॉस सेक्शन है, लीफ का क्रॉस सेक्शन है, रूट के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन से टिश्यू कैसे ऑर्गेनाइज है, वो सब पढ़ेंगे। और फिर इसी में जो तीसरा पार्ट है उसमें हम लोग पूरा इस चैप्टर में एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनिमल टिश्यूज और उसके अलावा एक एनिमल के बारे में भी यूजुअली पढ़ते हैं दैट इज कॉकरोच, लेकिन अभी अपने सिलेबस से इस साल बेसिकली वो हटा दिया गया है। तो अभी ये 3 चैप्टर्स याद रखिएगा दूसरे यूनिट में। जो तीसरी यूनिट है वो बेसिकली सेल स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, और उसके साथ साथ प्रोसेसेस वगैरह है। इस यूनिट के अंदर मैं आपको बता दूं, इसमें पूरा सेल का स्ट्रक्चर, मतलब सेल पूरा। दूसरे इसी में एक और चैप्टर बेसिकली सेल डिवीजन पूरा पढ़ने वाले हैं। और इसी में एक और चैप्टर है दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। तो इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में, सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स में, सेल डिवीजन एंड बायोमॉलिक्यूल्स। जो चौथा यूनिट है उसमें पूरा प्लांट फिजियोलॉजी। तो चौथा यूनिट है उसमें पूरा प्लांट फिजियोलॉजी,
प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब समझते हैं, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग, है ना। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शनिंग। तो प्लांट की पूरी फंक्शनिंग, इसमें 5 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से प्लांट चैप्टर्स हैं? एक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन, तीसरा फोटोसिंथेसिस, चौथा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और पांचवा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो 5 चैप्टर्स इसके अंदर हैं। उनका एक आइडिया थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूं। क्या? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये सारी बातें प्लांट्स की चल रही है तो ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। दूसरा इसमें चैप्टर बेसिकली मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जो भी प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत होती है तो मिनरल न्यूट्रिशन। तीसरे पार्ट में या तीसरे चैप्टर में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। चौथे में, मतलब ये पूरे प्लांट्स की बात चल रही है, चौथे में बेसिकली रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी प्लांट्स में, क्योंकि एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में, मतलब इस यूनिट में प्लांट्स के ऊपर फोकस है। लास्ट वाला क्या है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट का ग्रोथ और जो भी बेसिकली डेवलपमेंट है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट यूनिट है, दैट इज दी बिगेस्ट यूनिट, मतलब चैप्टर वाइज अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा? ये चौथा था ना, दिस इज 4th यूनिट एंड द लास्ट वन, दिस वन इज 5th वन। ये 5वां यूनिट है, ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी, नॉट एनिमल। वैसे हम लोग डिस्कशन में कई बार एनिमल्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन वैसे तो अपने एनसीईआरटी किताब में जो फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से 7 चैप्टर्स हैं? एक है डाइजेशन, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ। एक पहला चैप्टर है डाइजेशन, जिसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा जो चैप्टर है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग है एंड गैसेस एक्सचेंज। तीसरा है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड्स, सर्कुलेशन है। जो चौथा चैप्टर है दैट इज एक्सक्रीशन, है ना। ये कुछ चैप्टर्स आपने, मतलब ये चारों चैप्टर्स आपने पढ़ा था, याद करिए, कहाँ पर? क्लास 10th में। तो एक्सक्रीशन, उसके अलावा फिर हम लोग कह देते हैं और क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड द लास्ट वन इज एक्चुअली एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको हम लोग यहाँ पर एक वर्ड में एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग कह देते हैं। तो देख लीजिए, ये 7 चैप्टर्स हम लोग 5वें यूनिट पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 22 चैप्टर्स हैं, जिनको 5 यूनिट में बांटा गया है ना। तो आप देख ही सकते हैं, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, है ना, इन क्लास 11, बट इन 12th द सिलेबस इज कंपैरेटिवली शॉर्ट, है ना। बट बिलीव मी, अगर आप जो है जैसे जैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप करके सारे चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आप लोग इन चीज़ों के यूज टू होते जाएंगे, ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी, है ना। जस्ट यू नीड टू एक्चुअली हैव द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टॉपिक्स एंड दीज चैप्टर्स एक्चुअली, है ना। यू नीड टू एक्चुअली फील दिस सब्जेक्ट एंड दैट इज व्हेन दिस सब्जेक्ट बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी सिंप्लीफाइड फॉर यू एंड इवन मोर इंटरेस्टिंग, है ना। तो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। तो चलिए ठीक है, ये अपने सिलेबस के बारे में पूरा था। बाकी जैसे जैसे आगे डिस्कशन करेंगे वैसे वैसे अपन बात करते चले जाएंगे। जो जो चैप्टर्स आएगा उसके रिस्पेक्ट में, और जो जो छोटी छोटी बातें मैं बीच बीच में भी बताते रहता हूँ मोटिवेशन वाली, वो फिर अपन क्लास में बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।